हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को विलयनों की जो सांद्रताओं के मात्रक चल रहे थे उनमें आज आगे अपन पढ़ाना जाएंगे नॉर्मलता। सांद्रता का अगला मात्रक क्या है? नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, जिसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अर्थात सूत्र के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं? अर्थात नॉर्मलता इजिकल टू विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक, विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक संख्या बटे विलयन का आयतन किस में होना चाहिए भैया? लीटर में होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं अपन ग्राम तुल्यांक संख्या जो है, ग्राम तुल्यांक जो मात्रा है वो किसके बराबर होगी भैया? तो चूंकि ग्राम तुल्यांक, या अपन सीधे सीधे तुल्यांक कह सकते हैं, ग्राम तुल्यांक इक्वल टू होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो इस प्रकार से अपन कैसे कह सकते हैं? अर्थात या अतः है नॉर्मलता इजिकल टू क्या बन गया सूत्र अपना भैया? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किस में रहना चाहिए? ग्राम में। ओके, बटे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार इनटू विलयन का आयतन, तो इस प्रकार से अपन सूत्र के रूप में इसको लिख दीजिए। कैसे लिखें इस तरह से? तो यहाँ लिख देते हैं अपन, तो नॉर्मलता को अपन एन से प्रश्न करते हैं। एन इजिकल टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या है? विलेय को अपन ने बी माना था, इसलिए द्रव्यमान को W/B बटे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का मतलब इक्विवेलेंट वेट। ई इक्विवेलेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। तो इसको कह देते हैं EB इंटू VS
NLTR लीटर में होना चाहिए। या फिर इसको क्या कह दें, N = WB/EB × VS इन मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा कर देते हैं इस तरह से। ये बन जाता है आपका सूत्र, जहाँ एक शब्द है आपका EB, नया शब्द आया है, और नया EB क्या है आपका, विलेय का तुल्यांकीय भार, विलेय पदार्थ का तुल्यांकीय भार। ई का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो ये इस तरह से अपन इसको, अब ज़रा देखिएगा कि जो विलेय पदार्थ है उसका तुल्यांकीय भार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जिस प्रकार से मोलरता के अंतर्गत यहाँ पर अपन ने मोलर द्रव्यमान यूज किया था MB, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है, तुल्यांकीय भार इक्विवेलेंट वेट EB के नाम से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब किसी विलेय पदार्थ का जो तुल्यांकीय भार है उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, ये जो तुल्यांकीय भार है किसी भी जो पदार्थ है, कोई भी विलेय पदार्थ है, उसके अणुभार या मोलर द्रव्यमान में, अणुभार या मोलर द्रव्यमान में, यदि मान के चलते हैं कोई पदार्थ अम्ल है तो उसकी क्षारकता का भाग लगा देते हैं अणुभार में, और यदि कोई आपका पदार्थ क्षार है तो उसके क्या है, अम्लता का अणुभार में भाग लगा देते हैं। तुल्यांकीय भार के लिए अपन क्या निकालते हैं, तुल्यांकीय भार। किसी भी पदार्थ, किसी भी विलेय पदार्थ का जो तुल्यांकीय भार होता है उसको इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं अपन। तुल्यांकीय भार को कैलकुलेट कैसे करते हैं, अम्ल के लिए, पदार्थ क्या भैया, अम्ल के लिए, अम्ल के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, पदार्थ का, या अपन कह सकते हैं अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। क्षारकता का क्या लगाते हैं अपन, भाग लगा देते हैं। या अपन ये कह सकते हैं H+ आयनों की संख्या, या क्या कह देते हैं, या H+ आयनों की संख्या का क्या लगा दें अपन, भाग लगा दें। जैसे H2SO4 है, एग्जाम्पल 4 क्या है, H2SO4 है। तो H2SO4 के अंतर्गत H+ आयन कितने हैं, H2SO4 के लिए क्या करेंगे, इसका पहले विभाजन कर लो, 2H+ आयन प्लस आपका SSO4 माइनस सल्फेट आयन। तो इसमें H+ आयन कितने हैं भैया, 2। तो जो अणुभार है आपका, अतः है H2SO4 का तुल्यांकीय भार क्या हो भैया, H2SO4 का अणुभार बटे क्या हो जाएगा भैया, H+ आयन। H+ आयन कितने हैं, 2 का भाग लग जाएगा। H+ आयनों की संख्या कितनी है आपकी, 2। तो ये तो हो जाएगा आपका अणुभार कितना निकालेंगे, परमाणु भारों के बीच गणितीय योग के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इसके अंतर्गत कितना हो जाएगा भैया, 98 98 बटे कितना हो गया, 2, इसलिए आपका 49। तो H2SO4 का जो तुल्यांकीय भार होगा वो कितना होगा आपका, 49। तो यहाँ H2SO4 का तुल्यांकीय भार कितना ज्ञात करेंगे, 49। इस प्रकार से ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से क्षार के लिए यूज करते हैं अपन। क्षार के लिए, क्षार के लिए, तो क्षार के लिए क्या होगा आपको भैया, क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता, या ऐसे कह देते हैं भैया OH- आयनों की संख्या, OH- आयनों की संख्या। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यदि अपन तुल्यांकीय भार निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे भैया,
के लिए ये क्या होगा, इक्वल टू करिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस का अणुभार बटे OH माइनस आयनों की संख्या। OH माइनस आयनों की संख्या कैसे याद करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वियोजन कर दीजिए, होल ट्वाइस इक्वल टू Ca+2 प्लस आपका OH माइनस आयन। यहाँ एक कस लगा सकते हैं क्योंकि ये जलीय हो जाता है वियोजित होकर के। OH माइनस आयनों की संख्या कितनी है भैया, 2। तो यहाँ पर 2 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार से कैल्शियम का परमाणु भार कितना है, कैल्शियम का परमाणु भार आपका 40, कितना है 40। तो ये तो हो गया आपका 40 प्लस आपका 2 इंटू 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 1 बटे कितना हो गया आपका 2। ये हो गया आपका 40 प्लस 17 दूनी 34 बटे कितना आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ इसको कह सकते हैं 74 बटे 2 इक्वल टू 3 दूनी 6 7 दूनी 14। तो 37 जो आपका वैल्यू होगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, तुल्यांकी भार होता है। तो इस तरह से अपन अम्ल और क्षार के तुल्यांकी भार ज्ञात करके नॉर्मलता किसी पदार्थ की ज्ञात की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें H+ आयन अथवा OH माइनस आयनों की संख्या कितनी हो, 1, कितनी हो भैया 1। जैसे ये मान लेते हैं HCl, NaOH, KOH, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, HNO2, नाइट्रस अम्ल। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं आपके, उनके अंतर्गत H+ आयन वियोजन के बाद में H+ आयन और OH माइनस आयनों की संख्या कितनी आएगी भैया आपकी 1। इसलिए यदि अपन अम्ल अथवा क्षार के अणुभारों में उनकी अम्लता अथवा क्षारकता का भाग लगाएंगे, 1 का भाग लगाएंगे, तो वो वैल्यू कैसी आएगी आपकी, सेम आएगी, अर्थात अणुभार या मोलर द्रव्यमान के समान होती है। तो इस प्रकार के पदार्थ जिनमें H+ आयन और OH माइनस आयनों की संख्याएं इकाई होती हैं, उनके अणुभार और तुल्यांकी भार समान होते हैं। ओके, जब अणुभार और तुल्यांकी भार जब समान होते हैं तो इस प्रकार के पदार्थों के लिए विलयनों की जो मोलरता और जो आपकी क्या है नॉर्मलता की वैल्यू भी समान होती है। क्योंकि यहाँ पर सूत्रों में अपन देखते हैं कि ये जो आपकी नॉर्मलता का सूत्र है उसके अंतर्गत अंश में हर में क्या है आपका EB, जबकि मोलरता के अंतर्गत वहाँ पर क्या था MB। और EB और MB की जो वैल्यू जब समान होंगी तो नॉर्मलता और मोलरता के मान भी कैसे होंगे आपके समान होते हैं। ओके, अब यदि अपन ये कहते हैं कि कोई पदार्थ जो है वो ना तो अम्ल है और ना क्षार है, अर्थात अपन ये मान के चलते हैं कि उसमें अपन को ये पता नहीं चल रहा है वो कोई यौगिक है, वो कोई साल्ट है, लवण है, तो उस प्रकार के पदार्थों के लिए अपन तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस स्थिति के अंतर्गत पदार्थ को क्या क्या है, साल्ट को वियोजित कर लीजिएगा। साल्ट को क्या कर लें भैया, वियोजित कर लें। तो उसमें आयन जो आपके होंगे धनायन और ऋणायन, उन दोनों आयनों के तुल्यांकी भारों को अलग अलग ज्ञात करके उनको जोड़ करके टोटल वैल्यू ज्ञात कर लें तो वो पदार्थ अथवा लवण का क्या कहलाएगा, तुल्यांकी भार कहलाता है। तो अपन इस प्रकार से देते हैं लवण के लिए यौगिक कह सकते हैं इसको, कि यौगिक के लिए कैसे ज्ञात करें, अपन को ये पता नहीं चल रहा है कि वो भैया अम्ल है कि क्षार। तो इस स्थिति के लिए क्या करें, अपन यौगिक को पहले वियोजित कर लें, धनायन और ऋणायन में अपघटित करें, अपघटन के बाद में अलग अलग आयनों का तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेंगे।
उनके लिए ज्ञात करेंगे कैसे, यौगिक में। तो यौगिक के लिए कैसे ज्ञात करेंगे भैया, यौगिक का तुल्यांकी भार इजिकल टू धनायन का तुल्यांकी भार प्लस ऋणायन का तुल्यांकी भार। अब धनायन का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा भैया, उसके अंतर्गत अपन निकालेंगे कि जो सूत्र भार होगा। अब यहां पर उसको क्या कहेंगे भैया, अपन सूत्र भार कहेंगे, आयन का सूत्र भार। धनायन का सूत्र भार बटे धनायन पर आवेश। आवेश का क्या लगा देंगे भैया, भाग लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार से ऋणायन का सूत्र भार बटे ऋणायन पर आवेश, इसको कैलकुलेट कर लें इस तरह से तो अपन ज्ञात कर लेंगे। ये आपका एक सूत्र बन जाएगा। ओके, इस पर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि कोई क्या है भैया, साल्ट है। जैसे अपन का साल्ट के अंतर्गत जैसे साल्ट के अंतर्गत K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट का तुल्यांकी भार। पहले इसको वियोजित कर लें, ठीक है। तो पहले वियोजित करेंगे तो कैसे होगा आपका, K2SO4 इजिकल टू 2K प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको वियोजित कर लेते हैं। तो आइए अब इसके अंतर्गत अपन देखते हैं धनायन का सूत्र भार कितना है, पोटेशियम। एक पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है, 39। कितना भैया, 39। तो 2 इंटू 39, यहाँ 2 लगा हुआ है तो 2 कर लेते हैं, बटे धनायन पर आवेश। 1 पर 1 आवेश है तो 2 पर कितना हो गया, 2 आवेश है। तो 2 आयनों की संख्या है, 1 पर आवेश कितना है, 1 है। प्लस सल्फेट का सूत्रभार कितना है, ऋणायन का सूत्रभार, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16 परमाणु भार है। तो ये 1 इंटू आपका 32 प्लस 4 इंटू आपका 16 है, और इस पर आवेश की संख्या कितनी है, आवेश का मान कितना है, 2 है। इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, तो ये तो हो जाएगा आपका 39 प्लस ये कितना हो गया, 16 चौके 64, 64 और 2 66 और 30 कितना हो गया, 96 बटे कितना हो गया, 2। ये हो गया इसका आधा 48। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं 39 प्लस आपका 48 इजिकल टू कितना हो गया, 9 दूनी 18, 1 17, 1 और 4 4 8। ये हो गया आपका 87 तुल्यांकी भार पोटेशियम सल्फेट का। ओके, नोट कर लीजिए एक न्यूमेरिकल। जैसे 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4, इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 500 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है।
49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 500 ml विलयन में घोला गया है तो विलयन की नॉर्मलता एवं दोनों निकाल लेते हैं मोलरता ज्ञात कीजिए। 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 500 ml विलयन में घोला गया है तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं इसको। दिया हुआ है विलेय पदार्थ कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो विलेय H2SO4 का द्रव्यमान कितना होगा भैया, इसे अपन WB कहते हैं। कितना दिया गया है, 49 ग्राम। विलयन का आयतन कितना है भैया, विलयन का आयतन VS कितना है, 500 मिलीलीटर। और विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा तो विलेय H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें मोलरता भी ज्ञात करनी है विलयन की, इसलिए पहले इसका मोलर द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। तो विलेय H2SO4 का अणुभार कितना होगा, परमाणु भारों के बीजगणितीय योग से H2SO4 सूत्र है तो 2 × 1 + 1 × आपका 32 + 4 × आपका 16 इजकल टू कितना आएगा भैया, इसका इजकल टू आ गया 98 ग्राम प्रति मोल भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 मोल पदार्थ का ज्ञात करते हैं। इसका तुल्यांकी भार भी ज्ञात कर लेते हैं यहीं पर। तो विलेय H2SO4 का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट EB, और ये क्या होगा भैया, आपका अणुभार को MB कहते हैं। तो तुल्यांकी भार अभी जस्ट निकाला था अपन ने, H2SO4 का वियोजन किया, H+ आयनों की संख्या ज्ञात की थी इसमें, और H2SO4 के अंतर्गत H+ आयनों की संख्या 2 थी, इसलिए 2 का इस अणुभार के अंतर्गत भाग लगाया था। 98 में 2 का भाग लगाया तो कितना आएगा आपका, 49 ग्राम। इसे तुल्यांक कहते हैं। इसलिए नॉर्मलता इजकल टू क्या होगा, WB बटे आपका EB इंटू VS इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाई आपका 1000 ग्राम तुल्यांकों की संख्या। सॉल्व करें, वैल्यू पुटअप करें। WB कितना है भैया, WB है आपका 49 ग्राम। EB कितना आया है, 49। VS कितना है, 500। 1000 का मल्टीप्लाई, 49 से 49 कट गया और 1000 2 बार कट गया, इसलिए कितना आया आपका 2N, N फॉर नॉर्मलता। तो विलयन की नॉर्मलता कितनी हुई भैया आपकी, 2N। एक आंसर तो आपका ये हुआ। ठीक इसी प्रकार से यदि मोलरता ज्ञात करनी है आप लोगों को तो यहाँ पर M = WB बटे MB इंटू VS इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाई 1000 या 1000। 49 बटे आपका 98 इंटू आपका 500 और ये कितना हो गया आपका 1000। 49 से 2 बार कट गया, ये आपका 2 से 2 कट गया, कितना आया 1M। तो विलयन की जो मोलरता है वो कितनी होगी भैया आपकी 1M, 1M आंसर होगा इसका। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जिन पदार्थों की अणुभार की अपेक्षा जो तुल्यांकी भार होता है आधा, उनकी नॉर्मलता
मोलरता से 2 गुनी होती है। नॉर्मलता मोलरता से कितनी होती है? 2 गुनी होती है। ठीक है, नोट करें। अगर थोड़ा सा ये देखिए, कभी कभी सवाल के अंतर्गत आ जाता है कि यदि किसी विलयन की सांद्रता, यदि किसी विलयन की सांद्रता कितनी दे रखी हो भैया? सांद्रताएं ऐसे कर लेते हैं क्रमशः 1/2, 1/10, 1/100 और 1/1000 हो तो इस प्रकार के विलयनों को, इस प्रकार के विलयनों को क्रमशः सेमी कॉमा डेसी कॉमा सेंटी एवं मिली सांद्रताओं या देखिए, यदि किसी विलयन की सांद्रताएं क्रमशः 1/2, 1/10, 1/100 और 1/1000 हो तो इस प्रकार के विलयनों को क्रमशः सेमी, डेसी, सेंटी एवं मिली विलयन कहते हैं। ध्यान दें, यदि इन सांद्रताओं को नॉर्मलता के सापेक्ष में दिया जाए, नॉर्मलता के सापेक्ष में, यदि इन्हें नॉर्मलता के रूप में कहें तो इनको क्रमशः क्या कहेंगे भैया? क्रमशः सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल एवं मिली नॉर्मल विलयन कहते हैं। और यदि इसको मोलरता के रूप में देंगे तो मोलरता के रूप में क्या कह सकते हैं? इनको मोलरता के रूप में इन्हें क्या कहेंगे? सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर और मिली मोलर विलयन कहते हैं। एक बात और, यदि किसी विलयन की सांद्रता 1n, इन सब में क्या लग जाएगा? n लग जाएगा। जैसे 1/2n कह दें इसको, 1/10n, इस तरह से। यहाँ 1/2 नॉर्मलता के रूप में है तो n लग जाएगा, और मोलरता के रूप में है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे भैया? आपका m लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अपन कह रहे थे क्या कि जो विलयन है उसकी सांद्रता कितनी है? 1n, तो इसे क्या कहेंगे भैया? नॉर्मल विलयन कहेंगे, नॉर्मल विलयन। और 1m है तो इसे क्या कहेंगे?
मोलर विलयन, मोलर विलयन कहेंगे। यानी जिनकी सांद्रताएं नॉर्मलता 1n और 1m के रूप में होती हैं उन्हें नॉर्मल विलयन और मोलर विलयन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके। ये मान के चलते हैं, कल जो अपन ने बताया था मोलरता के रूप में जो अनुमापन की बात कर रहे थे, उसके अंतर्गत अपन ने फॉर्मूला m1b1 = m2b2 बताया था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी अनुमापन के लिए जो सूत्र निकलता है वो सूत्र क्या निकल के आता है भैया, n1b1 = n2b2 सूत्र के रूप में। इसको अपन मानक विलयन कह देते हैं, स्टॉक विलयन भी के नाम से जानते हैं, और ये है आपका अज्ञात विलयन। इस तरह से भी इनको अपन अनुमापन वाले सूत्रों के लिए, अनुमापन के लिए अपन एक मानक विलयन की सहायता से दूसरे अज्ञात विलयन की सांद्रता इस प्रकार के फॉर्मूले से ज्ञात की जाती है। सांद्रता का अगला मात्रक, और उसे कहते हैं अपन भैया फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी कैपिटल F, फॉर्मलता। फॉर्मलता के अंतर्गत क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। यह शब्द आ गया है ग्राम सूत्र भार, इसलिए अर्थात सूत्र के रूप में क्या लिखेंगे, फॉर्मलता इजिकल टू विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भार, इस तरह से लिखा जाता है, बटे विलयन का आयतन। किस में होना चाहिए भैया, लीटर में। ठीक इसी प्रकार से जैसे नॉर्म ग्राम तुल्यांक के अंतर्गत बताया था, ग्राम मोल के अंतर्गत बताया था, ठीक इसी तरह से ग्राम, ये जो सूत्र भार है वो क्या चीज़ होती है। चूँकि ग्राम सूत्र भार इक्वल टू क्या होगा आपका, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए बटे विलेय का सूत्र भार। इसलिए फॉर्मलता इक्वल टू क्या हुआ, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटे विलेय का सूत्रभार इनटू विलयन का आयतन लीटर। तो इस तरह से यहाँ पर इसको फॉर्मलता को कैपिटल F से, विलेय का द्रव्यमान को WB से, सूत्रभार को फॉर्मल वेट ऑफ विलेय FV कह देते हैं इसको, इनटू विलयन का आयतन VS यदि मिलीलीटर में है तो 1000 का गुणा कर देंगे, ये सूत्र बन जाएगा आपका, जहाँ पर FB क्या रिप्रेजेंट किया अपन ने, ये है भैया आपका विलेय का सूत्रभार। ध्यान दीजिए, जो फॉर्मलता है वो इस प्रकार के विलयनों की ज्ञात की जाती है जब किसी विलेय पदार्थ का विलयन अथवा विलायक में संगुणन अथवा वियोजन होता है। संगुणन से तात्पर्य है कि एक से अधिक अणु आपस में जुड़ करके रहते हैं,
उसे तो कहते हैं संगुणन। और जब ये एक अणु एक से अधिक आयनों में वियोजित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? वियोजन कहते हैं। तो वहाँ पर आयनों की संख्या में क्या हो जाती है भैया? वृद्धि अथवा कमी हो जाया करती है। संगुणन जहाँ पर होगा वहाँ पर तो एक से अधिक अणु आपस में जुड़ करके रहेंगे, तो उसका जो सूत्रभार होगा वो वास्तविक अणुभार से कैसा हो जाता है? अधिक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो आयनन होता है, वियोजन होता है, उसके अंतर्गत क्या है? उसका जो अणुभार होता है उसकी अपेक्षा सूत्रभार कैसा रह जाता है? आपका कम रह जाता है। इसलिए इन स्थितियों के अंतर्गत अपन विलयन की सांद्रता को फॉर्मलता के रूप में व्यक्त करते हैं, फॉर्मलता के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल हैं वो आपके बेंजीन विलायक के अंतर्गत, बेंजीन विलायक के अंतर्गत द्विलक डाइमर के रूप में रहते हैं, द्विलक डाइमर के रूप में रहते हैं, द्विलक के रूप में रहते हैं, यानी दो अणु आपस में जुड़ करके रहते हैं। तो उसका अणुभार कितना होगा? वास्तविक अणुभार से सूत्रभार 2 गुना हो जाता है। इसलिए वहां पर अपन अणुभार के स्थान पर क्या यूज करेंगे? सूत्रभार यूज करेंगे। एसिटिक अम्ल, बेंजीन विलायक में, बेंजीन विलायक में द्विलक डाइमर के रूप में रहता है। एसिटिक अम्ल बेंजीन विलायक में द्विलक यानी डाइमर के रूप में रहता है यदि 15 ग्राम एसिटिक अम्ल को बेंजीन विलायक में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया जाए तो विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ओके, यानी एसिटिक अम्ल जो है वो बेंजीन विलायक में द्विलक डाइमर के रूप में है और उसको 15 ग्राम एसिटिक अम्ल को बेंजीन विलायक में घोल करके 500 ml विलयन बनाया गया है। तो विलयन का आयतन कितना हुआ भैया? 500 ml। एसिटिक अम्ल क्या है? विलेय पदार्थ। तो दिया हुआ है विलेय। विलेय कौन है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सूत्र क्या है एसिटिक अम्ल का भैया? CH3COOH। एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान WB कितना है? 15 ग्राम। ओके, विलयन का आयतन कितना है भैया? 500 मिलीलीटर। विलेय का सूत्रभार FB, सूत्रभार कितना है उसका? अब एसिटिक अम्ल है, इसका सूत्रभार निकालेंगे जब अपन, तो ये डाइमर के रूप में रह रहा है, द्विलक के रूप में रह रहा है। तो इस स्थिति में विलेय का जो सूत्रभार आएगा डाइमर के रूप में वो CH3COOH का होल ट्वाइस। क्योंकि एसिटिक अम्ल जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो डाइमर के रूप में इस प्रकार से रहते हैं RCOOH और RCOH और डबल बॉन्ड O। ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की संरचनाएं होती हैं जिनके अंतर्गत
H बॉन्ड का निर्माण हो जाता है इस तरह से। और जब H बॉन्ड का निर्माण जब इस प्रकार से हो जाता है तो ये कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं? डाइमर के रूप में पाए जाते हैं, द्विलक के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर R के स्थान पर क्या लगा दें भैया? CH3। तो ये एसिटिक अम्ल का क्या बन जाएगा? डाइमर बन जाएगा। ठीक है ना। बेंजोइक अम्ल है, R के स्थान पर C6H5 लगा देंगे तो ये बेंजोइक अम्ल का क्या बन जाएगा? डाइमर बन जाएगा। ठीक है ना। तो जो एसिटिक अम्ल का अणुभार होता है उस एसिटिक अम्ल के अणुभार से सूत्रभार कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, होल ट्वाइस लगा हुआ है। और एसिटिक अम्ल का जो अणुभार होता है वो कितना है भैया? 60। क्यों? कार्बन कितने भैया? 2। एक कार्बन का कितना होता है? 12 है, तो 12 दूनी 24, 24 और 4 है गई कितनी भैया आपकी? हाइड्रोजन 28 और 16 दूना 32। 28 और 32 कितने हो गए? 60। तो इसका डायमीटर दूना करते हैं तो 2 × 60 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 120 ग्राम हो जाएगा। तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र भार आएगा वो कितना होगा भैया? 120। इस प्रकार से अपन सूत्र लगाएं। अतः फॉर्मलता इजिकल टू WB बटे आपका FB × VS इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई आपका 1000। ठीक है। तो ये आपका WB कितना है? WB आपका कितना है भैया? 15 ग्राम। ठीक है। तो ये 15 बटे 120 इंटू आपका 500 इंटू कितना हो गया आपका? 1000। सॉल्व कर लें इसको तो ये इस तरह से 2 बार कट जाएगा। 15 दूना 30 हो जाएंगे, 30 से आपका 1 0 कट जाएगा, 15 दूनी 30, 1 0 कट जाएगा। तो ये आपका 3 से 4 कट जाएगा, तो ये 4 हो गया, 3 चौके 12, तो 1 बटे कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है। या फिर इसको कितना कह सकते हैं? 0.25 F। ये आपका आंसर होगा 0.25 F। ओके, नोट कर ले। का अगला मात्रक आता है मोललता। मोललता, मोलिलिटी, स्मॉल m, मोलेलिटी। और जो मोलरता होती है उसे कहते हैं मोलेरिटी। ओके, ये स्मॉल m से प्रदर्शित की जाती है, मोललता। यहाँ पर अपन विलायक के बारे में जानकारी देते हैं। इस प्रकार की विलयन की जो सांद्रता होती है उसमें क्या मेंशन करना पड़ेगा अपन को? विलायक का द्रव्यमान। किसके अंतर्गत? किलोग्राम फॉर्म में। तो 1 किलोग्राम या भैया 1000 ग्राम विलायक। शब्द क्या यूज किया है? विलायक। अब तक अपन विलयन शब्द यूज कर रहे थे जिसमें विलय और विलायक दोनों आ जाते हैं, लेकिन इस सांद्रता की मात्रा के अंतर्गत विलायक शब्द यूज करना पड़ता है। इसलिए 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम मोल संख्या, या सीधा सीधा कह सकते हैं मोल संख्या, को उस विलयन की मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम या 1000 विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम मोल संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। अर्थात मोललता इजिकल टू विलय पदार्थ की मोल संख्या या ग्राम मोल संख्या कह सकते हैं।
बटे विलायक का द्रव्यमान किसका भैया? विलायक का। किसमें? किलोग्राम में होना चाहिए। क्योंकि पहले ही बता चुके हैं मोल संख्या जो होती है वो क्या है भैया? आपका पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान। तो इसको कैसे कह सकते हैं? अतः विलेय का द्रव्यमान किस में आएगा? ग्राम में, बटे विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का द्रव्यमान। किस में होना चाहिए ये भैया? किलोग्राम में। यदि ग्राम में होगा तो 1000 का भाग लगा देंगे, जो तीसरी संख्या होगी जो ऊपर चली जाएगी। तो इस प्रकार से इसको क्या कह सकते हैं? सूत्र के रूप में स्मॉल m इजिकल टू, शॉर्ट फॉर्म सूत्र की WB बटे आपका अणुभार है MB इंटू विलायक का द्रव्यमान। ध्यान दीजिए, विलायक को अपन ने A से प्रदर्शित किया था और विलेय को B से। किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। यदि ये ग्राम में है तो क्या कह सकते हैं? या करके WB बटे MB इंटू आपका WA ग्राम में। तो यहाँ पर आपको गुणा कितने का कर देना पड़ेगा? 1000 का गुणा कर। तो इस प्रकार से ये मोललता का सूत्र बन जाता है। एक 103.65 ग्राम HCl विलयन में 3.65 ग्राम HCl उपस्थित है। या उपस्थित हो तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है सवाल? 103.65 ग्राम HCl विलयन में, विलयन का द्रव्यमान कितना है? 103.65 ग्राम। विलयन में 3.65 ग्राम HCl उपस्थित हो तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलेय पदार्थ कौन है भैया? HCl। कितना ग्राम है? 3.65 ग्राम। ओके, विलयन का द्रव्यमान कितना है? 103.65 ग्राम। तो विलायक रह जाएगा शेष, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है अपन को भैया? सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है विलेय का द्रव्यमान WB कितना है भैया? 3.65 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान, विलयन HCl का द्रव्यमान, तो ये हो गया आपका WS कितना? 103.65 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान निकाल लें। अतः विलायक का द्रव्यमान, विलायक कौन है? जल। तो ये हो गया आपका WA कितना होगा? WS में से WB घटा दो तो 103.65 माइनस 3.65 इजिकल टू कितना आएगा भैया? 100 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, अतः सूत्र लगा दीजिए। स्मॉल m इजिकल टू WB बटे आपका MB इंटू WA ग्राम में है, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। ध्यान दें, MB HCl का अणुभार निकालना पड़ेगा अपने को।
तो यहाँ अपन निकाल देते हैं अपन HCl का अणुभार, यानी विलेय का अणुभार। ये कौन है? विलेय। तो Mb कितना आएगा भैया? H का 1 परमाणु भार, Cl का 35.5, तो ये हो गया आपका 1 × 1 प्लस 1 × 35.5 = 36.5 ग्राम। ओके, तो ये इस तरह से अपन इसमें फॉर्मूले लगाते हैं। तो WB कितना दिया हुआ है आपका? 3.65। MB निकाल दिया आपका 36.5 × 100 किलोग्राम बनाने के लिए 1000 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कट गई आप लोगों की। एक अंक इधर आगे खिसक जाएगा 10 के लिए, तो ये बन गया आपका 365/365 पॉइंट हट जाएगा, या फिर 36.5/36.5 = कितना हो गया? इस 1 M। ओके, उतार लीजिए। अपने लिए सांद्रता के बिलियन, एक जो सांद्रताओं का जो मात्रक है बिलियनों का, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा अंश, या ऐसे कहते हैं अपन मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज, इसे मोल भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मोल भिन्न भी कह देते हैं इसको, मोल भिन्न भी कह देते हैं। मोलों की भिन्न, ध्यान दीजिएगा, मोल भिन्न। इसको अपन प्रदर्शित करते हैं भैया कैपिटल X से। शब्द देखिए, मोल भिन्न या मोल अंश, मोलों का अंश। तो किसी भी विलयन अथवा मिश्रण में उपस्थित जो अवयव है या घटक है, उसकी मोलों की संख्या और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहलाती है? उस अवयव या घटक की मोल भिन्न या अंश कहलाती है। तो किस प्रकार से इसको अपन परिभाषित करेंगे? किसी मिश्रण कह सकते हैं या विलयन में उपस्थित, मिश्रण या विलयन में उपस्थित अवयव, या क्या कह सकते हैं भैया? घटक। अवयव या घटक की मोल संख्या, मोल संख्या। ध्यान दें, ये जो टॉपिक है इस पाठ के अंतर्गत आगे मेंशन होने वाला है, इसलिए सबसे मोस्ट जो सांद्रता का मात्रक है वो यही है इस पाठ में। मोलों की संख्या एवं मिश्रण में या मिश्रण की कुल मोल संख्या के अनुपात को उस अवयव की मोल अंश कहलाती है। क्या करें अपन? किसी मिश्रण या विलयन में उपस्थित अवयव या घटक की मोल संख्या एवं मिश्रण की कुल मोल संख्या के अनुपात को उस अवयव की मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाती है या कहते हैं। अर्थात सूत्र के रूप में किस तरह से लिखेंगे? अर्थात अवयव की मोल अंश इक्वल टू क्या होगा?
अवयव की मोल संख्या बटे मिश्रण की कुल मोल संख्या। ध्यान दें, 2 साल पहले बोर्ड के अंतर्गत ये आ चुका था कि मोल अंश का सूत्र लिखिए, 1 नंबर के अंतर्गत आया था। तो मोल अंश का जो सूत्र लिखना था आपको डायरेक्टली वो ये था कि अवयव की मोल अंश इजिकल टू अवयव की मोल संख्या बटे मिश्रण की कुल मोल संख्या। अब यहाँ पर मान के चलते हैं, माना कि मिश्रण या विलयन, मिश्रण में 2 अवयव ए तथा बी है, ठीक है, जिनकी मोल संख्याएं कितना है भैया, मोल संख्या है Na एवं Nb, ठीक है, मोल संख्या कितनी है, Na एवं Nb, और मोल अंश कितना है, Xa और दूसरे की कितनी है, Xb है, Xa एवं Xb है। तो ए अवयव की मोल अंश किस तरह से ज्ञात करेंगे, ए अवयव की मोल संख्या बटे ए अवयव की मोल संख्या प्लस बी अवयव की मोल संख्या, क्योंकि इनको दोनों को क्या करना पड़ेगा भैया, जोड़ना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो ए अवयव की मोल संख्या, मोल अंश को किससे, Xa से, ओके। ए अवयव की मोल अंश कितनी है, Na बटे Na प्लस Nb, ये सूत्र निकल जाएगा। ए अवयव की जो मोल अंश होगी उसका फॉर्मूला इस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बी अवयव की मोल अंश Xb, तो बी अवयव की मोल संख्या कितनी होगी, Nb बटे Na प्लस Nb, इस तरह से दिया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा भी हो यदि उसमें 2 से ज़्यादा अवयव या घटक उपस्थित होंगे, मान के चलते हैं 3 घटक हैं तो उसको अपन C कह देंगे। तो C के लिए क्या करेंगे, जो मिश्रण की मोल अंश संख्या होगी उसमें क्या हो जाएगा आपका Nc, तीसरे अवयव का टोटल भी कर दिया जाएगा। इसमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी मिश्रण या विलयन के अंतर्गत उपस्थित समस्त जो अवयव या घटक उपस्थित होते हैं उनकी जो मोल अंश हैं, क्या है भैया, मोल अंश जो हैं उन सभी का योग इकाई 1 के बराबर होता है, इकाई अथवा 1 के बराबर होता है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं अपन, मिश्रण में उपस्थित समस्त अवयवों की कुल मोल अंश का मान 1 यानी इकाई के बराबर होता है। अर्थात क्या लिखना चाहे अपन, Xa प्लस Xb इजिकल टू 1 के बराबर होगा। यदि अपन किसी न्यूमेरिकल के अंतर्गत
दो अवयव दे रखे हों, एक अवयव की मोल अंश ज्ञात कर ली जाए तो दूसरे अवयव की मोल अंश को एक में से घटा करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि ए अवयव की मोल अंश अपन ने ज्ञात कर लिया है तो बी का अपन ज्ञात करेंगे तो कैसे निकाल देंगे, एक्स बी इजिकल टू 1 माइनस एक्स ए। इसको ऐसे अपन नोट कर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि मान के चलते हैं अवयवों की मोल संख्याएं ना दी हुई हों, उनके द्रव्यमान दिए हुए हों, तो पहले अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, उनकी मोल संख्याएं ज्ञात करनी पड़ेंगी। माना कि मान लो कि अवयवों के द्रव्यमान मात्राएं दी हो तो पहले उनकी मोल संख्याएं ज्ञात करते हैं। और मोल संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, मोल इजिकल टू होता है पदार्थ या अवयव पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का अणुभार। जैसे ए के लिए, ए अवयव के लिए क्या करते हैं अपन मोल, तो एन ए इजिकल टू द्रव्यमान कितना है वेट, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू ए बटे अणुभार कितना होगा इसका, एम ए। इसी प्रकार से बी के लिए, बी अवयव के लिए क्या करेंगे भैया अपन, एन बी इजिकल टू डब्ल्यू बी बटे आपका एम बी। इनसे अपन मोल संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। मोल संख्याएं ज्ञात करने के बाद अपन क्या है, मोल अंश ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अपन को मोल अंश से मोल प्रतिशत ज्ञात करना हो। मोल अंश से क्या ज्ञात करना हो, मोल प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो अपन क्या करेंगे, मोल प्रतिशत कैसे करेंगे, मोल प्रतिशत इजिकल टू होता है आपका मोल अंश इंटू 100। और एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। 36 ग्राम जल एवं 46 ग्राम एथिल अल्कोहल 36 ग्राम जल एवं 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को मिश्रित किया जाए तो प्राप्त मिश्रण में जल की मोल अंश ज्ञात कीजिए। जल की मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं अपन इसको। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है जल का द्रव्यमान, इसको अपन WH2O कह देते हैं। ए या बी मान लीजिए किसी को, एक को जल को ए मान लीजिए, एथिल अल्कोहल को बी मान लीजिए, या अपन WH2O सॉल्ट में लगा दीजिए। कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम। ठीक है ना। तो जल का सूत्र क्या है, H2O का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, जिसे अपन MH2O कह देते हैं। कितना दिया हुआ भैया, H2O का अणुभार कितना होता है, 18 ग्राम प्रति मोल।
ठीक है, एक अणु का अणुभार। ठीक इसी प्रकार से एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान WC2H5OH। एथिल एल्कोहल सूत्र क्या है? C2H5OH। कितना है भैया? 46 ग्राम। ठीक है, और एथिल एल्कोहल का अणुभार MC2H5OH। C2H5OH कार्बन कितने हैं? 2। एक का परमाणु भार कितना होता है? 12 है। तो 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 और 16 46 ग्राम प्रति मोल। मोल अंश निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भैया? इनका मोल संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। अतः H2O जल की मोल संख्या NH2 कितना हो जाएगा? मोल संख्या के अंतर्गत जल की मोल संख्या अभी बताई थी। मोल संख्या क्या निकालेंगे? द्रव्यमान बटे उसका अणुभार। तो WH2O बटे MH2। WH2O कितना है? WH2O 36 ग्राम, MH2O 18 ग्राम, कितना आया? 2 मोल। ठीक इसी प्रकार से एथिल एल्कोहल के लिए C2H5OH की मोल संख्या, एथिल एल्कोहल की मोल संख्या NC2H5OH की मोल संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो WC2H5OH बटे MC2H5OH। यहाँ WC2H5OH कितना दे रखा है? 46 ग्राम। इसका भी कितना है अणुभार? 46 ग्राम। कितना आया? 1 मोल। तो जल की मोल संख्या आ गई 2 मोल, एथिल एल्कोहल की मोल संख्या आ गई 1 मोल। तो मिश्रण की कुल मोल संख्या कर लेते हैं। इधर है मिश्रण की कुल मोल संख्या। मिश्रण की कुल मोल संख्या कितना हो जाएगा? NH2O प्लस NC2H5OH। 2 + 1 = कितना हो गया? 3 मोल। कितना आ गया? 3 मोल। इस प्रकार से H2O की मोल अंश XH2O से रिप्रेजेंट कर दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा आपका NH2O जल की मोल संख्या बटे मिश्रण की कुल मोल संख्या बटे NH2O प्लस NC2H5OH। H2O की मोल संख्या कितना है? 2। 2 बटे कितना है? 2 + 1 जो कैलकुलेट कर लिया 3, तो 2 बटे कितना आ जाएगा आपका? 3। ये आ जाएगा आपका H2O की मोल अंश, जल की मोल अंश। अतः H2O की मोल अंश कितना आया भैया? 2/3। 2/3। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यदि किसी बिलियन के अंतर्गत घनत्व दिया हुआ है, बिलियन का घनत्व दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ हो तो उसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? तो बिलियन का आयतन निम्न सूत्र से
ज्ञात किया जाएगा। हम जानते हैं कि क्या है कि घनत्व इजिकल टू क्या होता है भैया, द्रव्यमान बटे आयतन। ये सूत्र ध्यान दीजिएगा, घनत्व बिलियन का, द्रव्यमान भी बिलियन का और आयतन भी क्या है आपका, बिलियन का ही निकल के आएगा। तो यहाँ इसको अपन ds कह देते हैं सूत्र में। द्रव्यमान को WS, बिलियन का द्रव्यमान है, और आयतन किसका है भैया, बिलियन का आयतन है। तो यहाँ से अपन बिलियन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं जब क्या दिया हुआ हो भैया, आपका बिलियन का द्रव्यमान दिया हुआ हो और उसका क्या दिया हुआ हो, घनत्व दिया हुआ हो। तो ये फॉर्मूला जहाँ पर भी अपन का यूज होगा किसी भी न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत, उसके अंतर्गत इस वाले फॉर्मूला का उपयोग करके अपन आयतन अथवा द्रव्यमान की आवश्यकता यदि बिलियन की होगी तो बिलियन का द्रव्यमान इस वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर लिया जाएगा। इसको ये भी कह सकते हैं या WS इजिकल टू DS इंटू VS। DS क्या है, बिलियन का घनत्व, VS क्या है, बिलियन का आयतन, और WS क्या है, बिलियन का द्रव्यमान। ओके, ये इस तरह से अपन ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे इस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल लिया जा सकता है। अब 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है भैया, COOH का होल ट्वाइस। 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल 500 मिली विलियन बनाया गया है। यदि इस विलियन का घनत्व, इस विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो, बिलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो, तो ऑक्सैलिक अम्ल विलियन, ऑक्सैलिक अम्ल के विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है बेटा, दिया हुआ है, दिया हुआ है विलेय का द्रव्यमान, विलेय कौन है, ऑक्सैलिक अम्ल, WB आपको दिया हुआ है, कितना है, 11 ग्राम। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन यानी आपको VS दिया हुआ है, VS कितना हुआ है भैया, 500 मिलीलीटर। बिलियन का घनत्व दिया हुआ है, बिलियन का घनत्व यानी इसको भी क्या बोला था अपन ने, DS। ये कितना है, 1.1 ग्राम प्रति ml। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान दे रखा है, अब अपने को चाहिए बिलियन का द्रव्यमान। ठीक है, तो अभी अपन ने बताया था कि घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है आपका, द्रव्यमान बटे क्या होता है भैया, आयतन होता है। ठीक है, तो विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा भैया, अभी अपन ने बताया था घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो बोला था ना आपने। तो अपन को द्रव्यमान निकालना है तो घनत्व टू क्या करते हैं अपन भैया, आयतन।
तो ये हो जाएगा आपका विलयन का Vs विलयन का घनत्व इनटू आयतन विलयन का। तो Vs इंटू ds या ds इंटू Vs बात एक ही है। तो ये हो जाएगा आपका कितना Bs कितना है भैया आपका 500 मिलीलीटर इंटू 1.1। ध्यान दें मिलीलीटर ग्राम पर मिलीलीटर, तो मिलीलीटर से मिलीलीटर क्या बचेगा आपका ग्राम। ये हो जाएगा आपका कितना 550 ग्राम। तो विलयन का जो द्रव्यमान है कुल वो कितना आ गया आपका 550 ग्राम आ गया। ठीक है, अब विलयन का जो द्रव्यमान है आपका, विलय का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, तो इस प्रकार से विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत W/W इजिकल टू WB/WS इंटू आपका 100। WB कितना है 11 ग्राम बटे 550 इंटू आपका 100। 1 0 से 1 0 कट गए, 5 5 दूनी 10, ये आ गया 2% W/W। ओके, एक बात और, अब तक जो अपन ने विलयनों की सांद्रताओं की जो इकाइयाँ या मात्रक जो पढ़े हैं उनके अंतर्गत अपन ये बताते हैं कि इनमें से कौन ताप से प्रभावित होती हैं और कौन नहीं। विलयनों की ऐसी इकाइयाँ या मात्रक जिनके अंतर्गत आयतन पद आता है, क्या आता है भैया आयतन पद आता है, जिनके अंतर्गत आयतन पद आता है वो ताप से प्रभावित होती हैं, और जिनके अंतर्गत आयतन पद नहीं आता है वो ताप से प्रभावित नहीं होती है। जैसे अब अपन क्या पढ़ रहे हैं भैया ताप का प्रभाव। ठीक है ना, तो विलयन की बेमात्रक या इकाइयाँ जिनमें आयतन पद उपस्थित होता है जैसे मोलरता, नॉर्मलता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फॉर्मलता एवं आयतन प्रतिशत। यानी इन सभी मात्रकों के अंतर्गत, इकाइयों के अंतर्गत आयतन पद उपस्थित होता है। तो विलयन के बे मात्रक इकाइयाँ जिनमें आयतन पद उपस्थित होता है वे ताप से प्रभावित, यहाँ आदि शब्द लगा दीजिए, वे ताप से प्रभावित होती हैं, अर्थात ताप बढ़ाने पर सांद्रता में कमी होती है। ये जो आपके तीनों चारों जो मात्रक हैं आपके, उन पर अपन ताप बढ़ाएंगे तो सांद्रता में क्या होगी भैया आपकी कमी होती है। और शेष इकाइयाँ कौन सी हैं? जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, मोललता, मोलंश,
ppm, ppb आदि। ये ताप से प्रभावित नहीं होती हैं। ओके।